नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम पहले महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे और उसके बाद महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में जो संबंध थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म उदय सिंह और जयवंता बाई के घर में हुआ। उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे और जयवंता बाई उनकी पत्नी, जो कि सोनग्रा चौहान अखैराज की पुत्री थी। इनके यहाँ मई 1540 में इनका जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, कुंभलगढ़ के ऊपर सबसे ऊपरी भाग में एक और छोटा दुर्ग था जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, जिसे कटारगढ़ कहा जाता था। उस कटारगढ़ में एक महल था जिसका नाम था बादल महल। इस बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनको महाराणा प्रताप का मूल नाम प्रताप था, लेकिन चूंकि ये इनका बचपन जंगलों में बीता और जंगलों में इनको भील जाति के जो लोग थे उनके द्वारा कीका कहा जाता था। कीका का अर्थ होता था वीर बालक। साहित्य में इनको पाथल कहा गया है और मूल नाम इनका प्रताप था। महाराणा प्रताप के 4 भाई थे टोटल। उदय सिंह के अर्थात उदय सिंह के 4 पुत्र थे, प्रताप, जगमाल, शक्ति सिंह और सागर। यद्यपि महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे, जगमाल उनसे छोटे थे, लेकिन उदय सिंह पर जगमाल की माता भटियानी रानी धीरबाई का बहुत प्रभाव था। इसलिए उदय सिंह ने अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप के स्थान पर जगमाल को शासक घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जब 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद मेवाड़ के प्रमुख सरदारों ने मिलकर और अखैराज की सहायता से जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप को शासक बनाया। इसी को मेवाड़ के राजघराने की क्रांति कहा जाता है या राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। इससे जगमाल और शक्ति सिंह नाराज होकर अकबर के दरबार में चले गए। इसके अलावा जब ये शासक बने तो चूंकि अकबर महाराणा 1572 में शासक बने, लेकिन गोगुंदा के बाद इनका विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ में किया गया। महाराणा प्रताप शासक बने उस समय तक अकबर और मेवाड़ के मध्य अपने आप में संघर्ष चल रहा था, क्योंकि अकबर और उदय सिंह के मध्य भी संघर्ष हुआ था। इसके अलावा अकबर ने जब 1570 में अपना नागौर दरबार बुलाया था तो उसमें मेवाड़ और मारवाड़ ही केवल 2 रियासतें थी, जो 2 राज्य थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजा और इस प्रस्ताव के संदर्भ में उन्होंने कुल 4 बार शांति दूत भेजे। सबसे पहले नवंबर 1572 में जलाल खां को भेजा, फिर नवंबर 1573 में मान सिंह को भेजा, फिर उसके बाद जनवरी 1573 में मान सिंह को भेजा, फिर उसके बाद भगवंत दास को भेजा और अंत में टोडरमल को भेजा। इस प्रकार अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता मनवाने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कुल 4 प्रतिनिधिमंडल भेजे, जिनमें पहला जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास और चौथा टोडरमल। इनमें मान सिंह से जो अकबर की महाराणा प्रताप की मुलाकात है उस पर एक विशेष कहानी प्रचलित है कि जब मान सिंह वहाँ पर गए तो मान सिंह के साथ महाराणा प्रताप ने स्वयं नहाकर अपने पुत्र अमर सिंह को वार्ता के लिए भेजा और भोजन पर अमर सिंह को भेजा। इसलिए इससे मान सिंह बहुत नाराज हो गए और मान सिंह के समक्ष प्रताप ने एक प्रस्ताव रखा कि भी आप शासक बनिए, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अकबर की नहीं। और इसी चीज़ को मान सिंह ने अपना अपमान समझा और नाराज होकर वापस अकबर के पास आया। इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी में माना गया है। जब इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू की और परिणाम ये हुआ कि मान सिंह को मुगल सेना मुख्य सेनापति बनाकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें मुख्य सेनापति मान सिंह थे और सहायक सेनापति आसफ खां थे। स्वयं अकबर अजमेर के दुर्ग मैग्नीज दुर्ग में रुककर पूरे अभियान की निगरानी कर रहे थे और दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने भी युद्ध की तैयारी की और उन्होंने अपना शिविर खमनोर की तंग घाटियों में लगाया और उनकी मुख्य सेनापति झालाबीदा थे, जबकि उनकी सेना के अग्रभाग का सेनापति हकीम खां सूर था। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य
रक्त तलाई के मैदान में 18 जून 1576 को एक युद्ध हुआ, जिसमें प्रारंभिक चरण में राजपूत सेना मुगल सेना पर भारी पड़ी, लेकिन बाद में किसी एक सैनिक द्वारा अफवाह फैलाने की अकबर स्वयं एक विशाल सेना के साथ युद्ध मैदान में पधार रहे हैं, इस पर मुगल सेना ने दोबारा से पुनः राजपूत सेना पर पलट कर आक्रमण किया। इस दौरान महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए। घायल होने के बाद प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर ले जाया गया। उनके स्थान पर झालावीरा ने उनके राज चिन्ह धारण करके युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप को यहाँ से बलीचा नामक स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर उनके प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु हुई और चेतक की छतरी बलीचा में ही अवस्थित है। यहीं पर उनके छोटे भाई शक्ति सिंह वापस आए और महाराणा प्रताप की ओर शामिल हो गए या महाराणा प्रताप के साथ हो गए। जब हम युद्ध के परिणामों की बात करें तो मुस्लिम इतिहासकार इसमें अकबर की विजय बताते हैं, जबकि राजपूत साहित्य में प्रताप की विजय बताई गई है और गोपीनाथ शर्मा भी कहते हैं कि अनिर्णित रहा। अगर हम तटस्थ होकर देखें तो अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय रही, अकबर की पराजय रही। इस युद्ध के संदर्भ में अगर हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में हम कुछ और विशेष तथ्यों को देखें तो इसमें एक मुग़ल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी स्वयं मौजूद था, जिसने मुंतखब उत तारीख नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उसने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। दूसरी ओर अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इसे खमनोर का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसे सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध कहा और इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। इसके अलावा चूंकि इस युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की तरफ से राम प्रसाद और चूड़ा, जबकि मानसिंह की तरफ से मदना और गजा जैसे हाथियों ने युद्ध में भाग लिया। ये बनास नदी के आसपास हुआ, इसलिए इसे बनास का युद्ध भी कहा जाता है। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध अपने आप में, जो न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें अंततः किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं हुई, क्योंकि अकबर अपने मूल उद्देश्यों को लेकर में सफल नहीं रहा। धन्यवाद।